Catch 'em all. गेम की स्टोरी 2013 में एक 12 साल की छोटी बच्ची सारा के साथ शुरू होती है, जो अपने फादर जॉल के घर वापस आने का वेट कर रही है। आज जॉल का बर्थडे है एंड सारा जॉल को एक न्यू वॉच गिफ्ट करती है, जो उसने कुछ ऐसे खरीदी थी। Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started लेकिन helping उसी out रात more. से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक फंगस जो ह्यूमंस में स्प्रेड होने लगता है, जो फंगस ब्रेन तक पहुंच ब्रेन को इन्फेक्ट कर होस्ट को एक अग्रेसिव क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। एंड अब यहाँ जॉल अपने भाई टॉमी के साथ अपनी बेटी सारा को लेके वहां से भागता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से सारा इंजर्ड हो जाती है और चल भी नहीं पाती। टॉमी इन्फेक्टेड लोगों को रोकता है ताकि जॉल को सारा को लेके वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। Get to the highway! Go! You got Sarah! I cannot run him! Uncle Tommy? लेकिन प्रॉब्लम सब जगह थी। एक सोल्जर जिसको ऑर्डर थे कि वो उन्हें शूट कर दे। It's okay, baby. We're safe. We're safe. Stop! Please. No, it's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. सोल्जर जोल को भी मारने वाला होता है, पर टॉमी जोल को बचा लेता है। जोल कुछ माइनर इंजरीज के साथ बच जाता है, लेकिन सारा एब्डोमेन में गोली लग जाने की वजह से सारा की मौत हो जाती है। Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. अब स्टोरी बॉस्टन में 20 साल आगे बढ़ती है, जहां अब इन्फेक्शन की वजह से पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग क्वारंटाइन जोन में रह रहे थे, जहां मिलिट्री का रूल था, जो अपनी पूरी मनमानी करने लगे थे। गाइस, अब यहाँ पे एक रेबल ग्रुप है जिसे फायरफ्लाई कहते हैं, जो मिलिट्री के अगेंस्ट है और इस फंगल इन्फेक्शन का क्योर ढूंढने में लगी है। एंड गाइस, जॉल अब यहाँ बॉस्टन में अपनी एक फ्रेंड टेस के साथ एज ए स्मगलर काम करता है, लेकिन रॉबर्ट नाम के एक चोर ने जॉल और टेस से गन्स को चुरा के फायरफ्लाइज को बेच दिए थे। I sold him. इसलिए जॉल और टेस उसे पकड़ के मार देते हैं। एंड तभी वहाँ फायरफ्लाई की लीडर मर्लीन आती है, जो जॉल और टेस को उनकी गन्स के साथ डबल पेमेंट वापस देने का प्रॉमिस करती है, अगर दोनों फायरफ्लाइज के लिए उनके किसी सामान को क्वारंटाइन जोन से बाहर स्मगल करने के लिए तैयार हो जाएं। I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, then some. एंड ये काम मार्लिन खुद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसे गोली लगी थी एंड वो इंजर्ड थी। एंड दोनों सामान को स्मगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि We're smuggling her. उन्हें एक छोटी टीनेज बच्ची को स्मगल करना था, जिसका नाम एली है। तीनों रात होते ही वहां से निकल जाते हैं। क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलते ही पेट्रोलिंग करते कुछ गार्ड्स तीनों को पकड़ लेते हैं और उनका इन्फेक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें जोल और टेस तो पास हो जाते हैं, पर जैसे ही एली का टेस्ट होता है एंड बाद में रिवील होता है कि एली इन्फेक्टेड है, इसलिए पैनिक में आके उसने गार्ड पर हमला कर दिया। नॉर्मली अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो 2 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एली बताती है कि उसे इन्फेक्टेड हुए 3 वीक से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और वो वायरस से इम्यून है। It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. और फायरफ्लाई एली की हेल्प से फंगस का क्योर बनाना चाहते हैं एंड इसीलिए तीनों बताई गई जगह की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस दौरान वो तीनों इन्फेक्टेड की पूरी फौज का सामना करते हैं। तय की गई जगह पहुंचकर पता चलता है कि वहां फायरफ्लाई को मार दिया गया था। No, no, no. रास्ते में इन्फेक्टेड वंस का सामना करते हुए टेस भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। She's infected. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get टेस this वहां girl रुक to सोल्जर्स को रोकने का फैसला करती है ताकि जोल और एली को वहां से निकलने का टाइम मिल सके, और इसी दौरान टेस मारी जाती है
और अब फायरफ्लाइज तक पहुंचने के लिए जोल को उसके भाई टॉमी के पास जाना होगा, क्योंकि टॉमी कभी फायरफ्लाई के लिए काम कर चुका था और टॉमी बाकी बचे हुए फायरफ्लाइज को ट्रैक करने में हमारी मदद कर सकता है, जिसके लिए जॉल अपने एक पुराने फ्रेंड बिल की मदद लेता है। बिल जॉल के लिए एक वर्किंग कार का अरेंज करवा देता है और दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों पे एक ह्यूमन ग्रुप हमला कर देता है। सबको मारने के बाद अब दोनों को पैदल वहां से भागना पड़ता है, जिसमें जॉल और एली दो भाइयों से मिलते हैं, हेनरी एंड सैम, जो खुद भी उस सिटी से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। एंड दोनों भाई अब साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। एंड सिटी से बाहर निकलने के दौरान हमें बहुत से इन्फेक्टेड्स का सामना करना पड़ता है। एंड आगे सबका सामना मिलिट्री सोल्जर से होता है, जो हम पर हमला कर देते हैं, जिसमें हेनरी अपने भाई सैम के साथ जोल और एली को छोड़ के वहां से भाग जाता है। मिलिट्री से भागते हुए एली एंड जॉल एक ब्रोकन ब्रिज के एज तक पहुंचते हैं, जहां से एली पानी में कूदने की बात करती है, पर जॉल मना कर देता है क्योंकि एली को तो स्विमिंग भी नहीं आती थी। पर एली जॉल को इग्नोर करते हुए पानी में कूद जाती है एंड जॉल को भी गुस्से में पानी में कूदना पड़ता है, जिसके दौरान जॉल बेहोश हो जाता है। होश में आते ही अब जॉल हेनरी को अपने सामने देखता है एंड गुस्से में हेनरी को मारने ही वाला होता है, पर एली बताती है कि हेनरी और सैम ने ही उनकी जान बचाई है। Save me too. एंड अब फाइनली सिटी से सब बाहर निकल के एक रेडियो टावर में नाइट स्टे करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे एक और बुरी खबर है कि सैम भी इन्फेक्टेड हो चुका है, पर वो ये बात सबसे छुपाता है। लेकिन मॉर्निंग तक सैम कन्वर्ट हो एली पर अटैक कर देता है। The hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Chloe? Gotta get you right. और हेनरी भी इमीडिएट अपने भाई के दुख में सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद जॉल और एली टॉमी की सर्च में अपना मिशन कंटिन्यू करते हैं, जिसके दौरान दोनों के बीच बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता है। दोनों जैक्सन काउंटी तक पहुंचते हैं और फाइनली टॉमी को ढूंढ लेते हैं। एंड यहाँ पे टॉमी के साथ उसकी वाइफ भी होती है। Know him? He's my goddamn brother. Tommy. टॉमी पहले फायरफ्लाई के साथ काम कर चुका था, इसीलिए जॉल टॉमी से एली को फायरफ्लाई के पास ले जाने को कहता है, क्योंकि जॉल अब और एली के साथ नहीं रहना चाहता और एक्सचेंज में मनी भी दे देगा। ये प्लान एली सुनती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से एक हॉर्स चुरा भाग जाती है। टॉमी और जॉल एली को ट्रैक कर लेते हैं, जहाँ अब एली और जॉल के बीच एक बहस होती है। No idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. और अब जॉल अपना माइंड चेंज कर एली को अपने साथ रखने का ही फैसला करता है, जिसके बाद टॉमी हमें फायरफ्लाई की लैब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न कोलोराडो की तरफ डायरेक्ट करता है। दोनों वहां पहुंच लैब के लिए पूरी बिल्डिंग सर्च करते हैं, पर पूरी बिल्डिंग खाली होती है। एंड जॉल को पता चलता है कि फायरफ्लाई ऑलरेडी सॉल्ट लेक सिटी में एक हॉस्पिटल में मूव कर चुके हैं। एंड वहीं पर एक बार फिर से कुछ लोग जॉल और एली पर हमला करते हैं, पर इस बार जॉल बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों वहां से बच निकलते हैं। लेकिन गाइज इस बार इंजर्ड होने की वजह से जॉल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ड्यूरिंग द विंटर एली एंड जॉल माउंटेन में एक घर में रहते हैं। जॉल अब सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से एली पर निर्भर था। एंड आगे एली खाने के लिए एक डियर हंट करती है और उसी वक्त एली दो और हंटर डेविड एंड जेम्स से मिलती है, पर डेविड उस डियर के बदले सप्लाई एक्सचेंज करने की बात करता है, जिसमें एली डियर के बदले एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मांगती है। डेविड एली को कुछ एंटीबायोटिक्स दे देता है और एली वापस आज जॉल को वो मेडिसिन इंजेक्ट करती है।
डेविड का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव था, लेकिन गाइस बाद में पता चलता है कि जिस अटैक में जॉल इंजर्ड हुआ था वो डेविड के ही आदमी थे और अब वो एली को ट्रैक करते हुए वहां आ चुके थे। जॉल की जान बचाने के लिए एली सबको अपने पीछे लगा वहां से दूर निकल जाती है, बट इवेंचुअली डेविड के लोग एली को पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि ये ग्रुप एक कैनिबल ग्रुप है जो इंसानों को ही खाते हैं। डेविड एली को अपने कैनिबल ग्रुप में रिक्रूट करने का ऑफर देता है और एली के मना करने पर वो एली को भी काटना चाहते हैं और इतने में ही एली डेविड को बताती है कि और मौका मिलते ही एली जेम्स को मार वहां से बच निकलती है और एक रेस्टोरेंट में जाके छुप जाती है। एंड यहाँ दूसरी तरफ जॉल अब थोड़ा ठीक हो चुका है और एली को ढूंढना शुरू करता है। डेविड एली को एक बार फिर से पकड़ लेता है और एली की डेविड के साथ फाइट में एली डेविड को मार देती है। जॉल भी वहां पहुंचता है और एली को संभालता है। Fucking touch me! Okay, it's me. It's me. It's me. Look. It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. और एक बार फिर से दोनों अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। स्प्रिंग तक जॉल और एली फायरफ्लाई की सर्च में सॉल्ट लेक सिटी तक पहुंचते हैं, जहां एक रास्ता क्रॉस करते हुए जॉल पानी में गिर जाता है और एली को तैरना नहीं आता था। बावजूद इसके एली जॉल की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। एली बेहोश हो जाती है एंड जॉल एली को बचाता है, लेकिन पानी से बाहर आते ही वहां फायरफ्लाई के सोल्जर्स आ जाते हैं जो जॉल को नॉकआउट कर देते हैं। Hands in the air! She's not breathing. Hands in the fucking air! जॉल होश में आता है और अपने सामने मार्लिन को देखता है, जिसने हमें एली को यहाँ तक लाने का काम दिया था। जॉल के एली के बारे में पूछने पर मार्लिन बताती है कि एली को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस सर्जरी में वो एली के ब्रेन का इन्फेक्टेड वाला हिस्सा निकाल लेंगे ताकि उस पर रिसर्च करके वैक्सीन बना सके। एंड तभी जॉल को रियलाइज होता है कि इस प्रोसेस में तो एली की मौत हो जाएगी और इस टाइम तक जॉल एली को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था और एक बार फिर से जॉल अपनी बेटी को मरने देना नहीं चाहता। Find someone else. There is no one else. नाउ जॉल एली को बचाने के लिए फायरफ्लाई को मारता हुआ ऑपरेशन रूम तक पहुंचता है और एली को उठा के, जो अभी बेहोश है, भागते हुए पार्किंग गैराज तक पहुंचता है, जहां मार्लिन जॉल को रोकने की एक बार फिर से कोशिश करती है। जॉल को पता था कि मार्लिन एली के लिए उनका पीछा जरूर करेगी, इसलिए जॉल मार्लिन को शूट कर उसे मार देता है। Wait! Let me go! Please. You just come after her. एंड जॉल एली को लेके ड्राइव कर सिटी से निकल जाता है। एली होश में आती है एंड एली के पूछने पर जॉल एली से झूठ बोलता है कि फायरफ्लाई को बहुत से इम्यून लोग मिले थे पर वो क्योर नहीं बना पाए एंड अब उन्होंने ट्राई करना भी बंद कर दिया है क्योंकि वैक्सीन बनाना इम्पॉसिबल है। They've stopped looking for a cure. एली को पता था कि इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं, इसीलिए एली जॉल से एक बार फिर से पूछती है क्या ये बात सच है, और जॉल कसम खाता है कि उसने जो भी बताया वो एकदम सच था। और जॉल ड्राइव करके वापस टॉमी के पास जैक्सन काउंटी पहुंचता है ताकि वहां दोनों सेफ रह सकें। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आई है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। और इस गेम में आपको एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर से गेम प्ले करने को मिलेगा, एक एली एंड एक कैरेक्टर है एबी। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की कहानी थोड़ी आगे पीछे चलती है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बीच बीच में स्टोरी का काफी हिस्सा फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her.
मरने वाले डॉक्टर की बेटी जिसका नाम एबी है, उसे जैसे ही पता चलता है कि हॉस्पिटल में फायरिंग हुई है, वो फौरन ऑपरेशन रूम तक पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर ऑलरेडी मर चुके हैं। No! Dad! Dad! No! No! अब इन सब को 3 साल बीत चुके हैं। अब एबी अपने फादर की मौत का बदला चाहती है और जॉल को मारना चाहती है। जॉल और एली टॉमी के साथ व्योमिंग में एक छोटी सी कम्युनिटी में रह रहे थे। बाहर अभी भी इन्फेक्टेड्स का बहुत खतरा था और बहुत से लोगों की जानें जा रही थी। बट एली को ये वाली बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि एली को जॉल की क्योर वाली बात पर डाउट था और इसीलिए एक दिन एली बिना बताए पूरी बात का पता लगाने के लिए फायरफ्लाई के उसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है जहां एली पे सर्जरी कर वैक्सीन बनाई जानी थी। बट हॉस्पिटल वाज अबैंडन्ड एंड एली को यहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के। ये रिकॉर्डिंग फायरफ्लाई नोरा हैरिस की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में ये था कि एली ही एक लौती ऐसी लड़की थी जो इन्फेक्शन से इम्यून थी और वो डॉक्टर जिसे मार दिया गया एक लौता ही ऐसा डॉक्टर था जो वैक्सीन बना सकता था। मतलब ये था कि जॉल ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। They said, even if we found her or by some miracle found someone else that's immune, it made no difference. Because the only person who could develop a vaccine is dead. और इतने में ही जॉल एली को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और अब एली को जॉल के मुंह से सब कुछ सच जानना था, इसलिए वो जॉल से कहती है कि इस बार भी अगर उसने झूठ बोला तो एली उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। If you lie to me one more time, I'm gone. You will never see me again. अब जॉल भी बेचारा क्या करता, हेजिटेट करते हुए बताता है कि वैक्सीन बनाने के लिए की जाने वाली सर्जरी में एली की मौत हो जाती। बस इसीलिए जॉल ने एली की जान बचाई और डॉक्टर को मार दिया। Making a vaccine would have killed you. So I stopped them. अब आगे 1 साल और निकल जाता है और जॉल अब पूरी तरह गिल्ट से फुल अपने भाई टॉमी को बताता है कि इस इन्फेक्शन का क्योर बनाया जा सकता था, लेकिन जॉल ने ऐसा नहीं होने दिया। अब दूसरी तरफ डॉक्टर की बेटी एबी को एक लीड मिलती है कि शायद जॉल जैक्सन काउंटी में रह रहा है। I found Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. अब एबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड और कुछ और फ्रेंड्स के साथ जॉल की तलाश में जैक्सन काउंटी के पास एक लॉज में आके रुकते हैं और एबी जॉल को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। और उसी दिन जॉल और टॉमी पेट्रोलिंग करते हुए बाहर निकलते हैं और उसी लड़की एबी को देखते हैं कि उस पर इन्फेक्टेड्स ने हमला कर दिया है। टॉमी और जॉल एबी को इन्फेक्टेड से बचाते हैं और यह इन्फेक्टेड्स इतने ज्यादा थे कि तीनों को वहां से भागना पड़ता है। तीनों भागते हुए एबी के साथ ही उसके लॉज तक पहुंच जाते हैं जहां एबी और उसके साथी रुके हुए थे। गेम के इस पॉइंट तक एबी नहीं जानती कि जॉल कौन है, क्योंकि उसने कभी जॉल को बाय फेस नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सुना था। यहाँ टॉमी और जॉल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और जॉल जैसे ही अपना नाम बताता है एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। Tommy, this is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. दूसरी तरफ ये बात जैसे ही एली और डीना को पता लगती है कि टॉमी और जॉल पेट्रोलिंग करते वक्त गायब हो गए हैं, तो एली फौरन जॉल और टॉमी को ढूंढना शुरू करती है और उस लॉज तक पहुंच जाती है, लेकिन जॉल को बचा नहीं पाती। एबी एली की आंखों के सामने ही बड़ी बेरहमी से जॉल को बाय स्मैशिंग हिज हेड विद ए गोल्फ क्लब जान से मार अपना रिवेंज पूरा करती है। Please don't shoot. Joel, please get up.
दोस्तों जॉल की मौत से मैं तो बड़ा शॉक था, और अगर आप भी मेरी तरह बहुत शॉक हुए थे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जॉल की मौत से कैसा लगा था, अगर आपने ये गेम खेली है तो। खैर, एली और टॉमी को पता लगता है कि जिस ग्रुप ने जॉल को मारा दे आर द पार्ट ऑफ वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट यानी WLF बेस्ड ऑन सिएटल, जिन्हें वुल्व्स भी बोलते हैं, जिनके पास अच्छी खासी आर्मी है। एली जॉल की मौत से बहुत दुख में थी और टॉमी से कहती है कि उन्हें WLF के पीछे सिएटल जाना होगा ताकि वो जॉल की मौत का बदला ले सकें। लेकिन टॉमी एली को WLF के पीछे सिएटल जाने से मना कर देता है क्योंकि टॉमी थोड़ा नर्वस था, क्योंकि WLF के पास बहुत बड़ी आर्मी थी जिसके लिए टॉमी को भी कुछ मैन पावर की जरूरत पड़ती, और टॉमी अगर ऐसा करता और अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके जाता तो पीछे जैक्सन काउंटी खतरे में पड़ सकता था। लेकिन अगले ही दिन एली को पता लगता है कि टॉमी अकेले ही उसी ग्रुप के पीछे सिएटल निकल गया है। एली एंड डीना भी टॉमी के पीछे सिएटल के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जॉल को मारने के बाद पूरा ग्रुप सिएटल वापस आता है, और यहाँ नॉटी डॉग ने गेम प्ले को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और कहानी में डिटेल डालने के लिए एक और एंटागनिस्ट ग्रुप को ऐड किया है, जिन्हें सेराफाइट यानी स्कार्स भी बोलते हैं, जिन्होंने अपने गाल वाल को कुछ अजीब तरीके से काट पीट रखा होता है। ये जो सेराफाइट ग्रुप है यानी स्कार्स ग्रुप और WLF ग्रुप, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, और ये रिसोर्सेज के पीछे और पूरे सिएटल को टेक ओवर करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पे एबी का एक्स बॉयफ्रेंड ओवेन सेराफाइट की एक्टिविटीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उसी बीच ओवेन गायब हो जाता है। एबी ओवेन की तलाश करती है और सेराफाइट की टेरिटरी में पहुंचती है, और स्कार्स एबी को भी पकड़ लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे होते हैं दो भाई बहन जो स्कार्स ही हैं, यारा एंड लेव, जिन्हें कल्ट से निकाल देते हैं किसी अननोन रीजन की वजह से और पनिशमेंट देना चाहते हैं। एबी यारा एंड लेव के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसके दौरान यारा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। एबी यारा की जान बचाने में उसकी मदद करती है, लेकिन यारा की जान बचाने के लिए उसका एक हाथ काटना पड़ता है, और पता चल जाता है कि ओवन को स्कार्स ने नहीं पकड़ा था, बल्कि वो तो अपनी कहीं और जगह पे ही था। इतने में ही लेव, जो चाहता है कि उसकी माँ भी स्कार्स कल्ट को छोड़ दे, और वो अपनी माँ को कन्विंस करने अपने घर वापस जाता है। मजबूरन यारा और एबी को भी लेव के पीछे जाना पड़ता है, जहाँ पहुंच पता चलता है कि लेव ने अपनी माँ को ही जान से मार दिया है इन सेल्फ डिफेंस। अब क्या, अब तीनों वहां से भागते हैं, और तभी सेराफाइट के पूरे आइलैंड पर WLF की मैसिव आर्मी अटैक कर देती है, और अब यहाँ पे लेव को बचाने के लिए एबी अपने ही ग्रुप WLF को बिट्रे करती है। What's that behind you? He saved my life. Move out of the way. We'll deal with you back home. He's not one of them, please. Abby, move. God damn it, he's just a kid! You have 3 seconds to get away from that scar. 1, You really gonna shoot me? 2. I'm not fucking moving. And Yara sacrifices herself to allow Abby and Lev to escape. No! What the fuck? मीनवाइल एली एंड डीना टॉमी की सर्च में सिएटल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही दोनों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एली एंड डीना दोनों WLF बंदों को टपका के वहां से बच निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें बहुत सारे इन्फेक्टेड्स को भी मारना पड़ता है। और उसी दौरान एली डीना को बताती है कि एली इस इन्फेक्शन से इम्यून है। Ellie, your mask. Here, we can share mine. No! Don't take it! Stop! Ellie, stop. Ellie, Stop! What? No! Ellie, no. Stop! I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing, do you see? और दोनों एक थिएटर तक पहुंचते हैं और थिएटर को अपना छुपने का ठिकाना बना लेते हैं। और लो भाई, डीना एक गुड न्यूज भी दे देती है। I think I'm pregnant. What? और एली डीना से कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसे साथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। खैर, एली डीना को वहीं थिएटर में ही छोड़ के अकेले मिशन पे आगे बढ़ती है, जिसमें एली डीना के एक्स बॉयफ्रेंड जेसी से मिलती है, जो दोनों को फॉलो करते हुए सिएटल तक आ गया था। अब जेसी टॉमी को ढूंढने और एली WLF ग्रुप के बाकी बंदों को ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। एली सिएटल में सभी को ट्रैक करने के लिए एक मैप का यूज करती है और उसी ग्रुप की एक बंदी नोरा को ढूंढ निकालती है।
और उसे टॉर्चर कर एबी की लोकेशन के बारे में पूछती है और उसका काम तमाम कर देती है। Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. I'm not giving up, my friend. और अब उसी दिन एली उसी ग्रुप के 2 बंदों को और ढूंढ निकालती है, मेल एंड ओवेन, और उन्हें भी टपका देती है। लेकिन भाई मेल प्रेग्नेंट निकलती है और इस बात का एली को बहुत दुख होता है। और उसी वक्त वहाँ टॉमी और जेस भी आ जाते हैं, जो एली को संभालते हैं और वापस अपने ठिकाने पे थिएटर पहुँचते हैं। और अब एबी और लेव स्कार के आइलैंड से बच निकलते हैं और ओवेन और मेल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि दोनों को मार दिया गया है। लेकिन एली यहाँ पे एक गलती कर चुकी थी कि अपना मैप वहीं पे छोड़ गई थी, जिनमें उनके छुपने वाले ठिकाने यानी थिएटर की लोकेशन थी। एबी भी मैप को फॉलो करती है और उन सभी को ढूंढ निकालती है और टॉमी को पकड़ लेती है। Kill me like a coward? लेकिन यहाँ पे जैसी लड़कियों के सामने हीरो बनना चाहता है और टॉमी को बचाने फटाफट निकलता है, लेकिन ये तो होना ही था। जेसी को मारने के बाद एबी टॉमी को भी शूट कर देती है और एली और एबी की फाइट होती है, जिसके अंदर डीना भी पार्ट ले लेती है और बीच में घुस जाती है। लेकिन भाई एक बार इस बंदी के डोले तो देखो, एबी दोनों को हरा के डीना को मारने ही वाली होती है, तभी एली बताती है कि डीना प्रेग्नेंट है। Stop! She had nothing to do with this. She's pregnant. जिसकी वजह से एबी दोनों को छोड़ देती है और उन्हें सिएटल को छोड़ के जाने के लिए धमकी देती है। Don't ever let me see you again. Come on. भाइयों अब 1 साल और बीत जाता है और एली और डीना अब एक फार्म में रह रहे थे और डीना के बच्चे को पाल रहे थे। बट एली सफर्स फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि जॉल की मौत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और इसी के साथ एक दिन वहाँ टॉमी आता है जो बच गया था। टॉमी एबी की करंट लोकेशन की इंफॉर्मेशन एली को देता है, क्योंकि वो खुद एबी के पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि टॉमी बुरी तरीके से इंजर्ड था। डीना एली से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि इन सबको जाने दे और सब कुछ भूल जाए। I have to finish it. You don't owe Tommy anything. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. लेकिन एली डीना की बात नहीं मानती और एबी को ढूंढ उसे मारने फिर से निकल जाती है। मीनवाइल दूसरी तरफ एबी एंड लेव सेंटा बारबरा पहुंचते हैं ताकि बचे हुए फायरफ्लाई को ढूंढ उन्हें रीजॉइन कर सके, लेकिन कुछ स्लेव कीपर दोनों को पकड़ के लॉक कर देते हैं। एली भी दोनों को ट्रैक करते हुए वहां पहुंचती है और सेम स्लेव कीपर एली को भी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एली दोनों को हरा के एबी की लोकेशन के बारे में पूछ लेती है
और दोनों स्लेव कीपर को जान से मार देती है और बाकी सभी को फ्री करवा देती है अलॉन्ग विद द एबी एंड लेव, जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। एबी लेव को लेके वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन एली एबी से फाइट करना चाहती है। थ्रेटनिंग टू किल लेव, एली फोर्सेस एबी टू फाइट हर। और इस बार एली एबी को हरा देती है, जिसमें एली को अपनी 2 प्यारी उंगलियां भी खोनी पड़ती हैं। भाई लेकिन लास्ट में एली एबी को नहीं मारती बल्कि उसे जाने देती है और एबी लेव को लेके वहां से फायरफ्लाई की सर्च में बाय यूजिंग अ बोट निकल जाते हैं। एली वापस अपने फार्म पर आती है जहां कोई नहीं होता। एली जॉल का दिया हुआ गिटार प्ले करने की कोशिश करती है और जॉल और उसकी खुद की कुछ मेमोरीज याद करती है, लेकिन 2 उंगलियां ना होने की वजह से एली गिटार प्ले नहीं कर पाती। एली गिटार को वहीं रख के वहां से चली जाती है। और गाइज इसी के साथ खत्म होती है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की कहानी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।